एन मास इस्लामाइजेशन हुई है, मैं इसको एन मास इस्लामाइजेशन कहूंगा। दैट इज सम ऑफिशियल सिस्टम विद इन दैट द गवर्नमेंट ऑफ JNK, जिसमें चीफ मिनिस्टर, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि बच्चों को हम टर्की और बांग्लादेश भेजेंगे, वहां से रेडिकलाइज होकर के वो आएंगे और फिर वो क्या करेंगे, उनके लॉकर्स में से 47 हम धर्म के आधार पे सीटों का वितरण नहीं कर सकते और धर्म के आधार पे हम सोशल स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, वो भी जो है वो लोगों को नहीं दे सकते। फिर क्या सोशल वेलफेयर की स्कीम्स जो है वो भी धर्म के आधार पे दी जाने वाले लोग हैं, उन सब में माता वैष्णो देवी के प्रति आस्था की भावना होनी चाहिए, सनातन धर्म से संबंधित हों, और उसके बाद पढ़ने वाले बच्चे भी जो है उस भावना के साथ वहां आने। आपको उस जीवन दर्शन की स्थापना के लिए जो दान आया है, जो लोगों ने अपना अर्पण किया है, तो उस अर्पण को हिंदू समाज के ऊपर ही खर्च किया जाना चाहिए, उसी के उत्थान के लिए खर्च किया जाना चाहिए, चाहे किसी भी उपक्रम के माध्यम से। संचालित स्थानों की प्रबंध में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारी को विश्व हिंदू परिषद किस तरह से देखता है? कौन से ऐसे कार्य किए जाए जिससे सनातन जो है अपने आप को, जो पुनर्वैभव की तरफ इस वक्त अग्रसर है, उस स्थिति पे पहुंचे कैसे? कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिसमें हिंदू धार्मिक शिक्षाएं, गुरुकुल, आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति के संस्थान, इस तरह के संस्थान खड़े किए जाएं जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कह रहे हैं कि भाई बाकी जो मर्जी करो, मेरी आस्था में इन्वेजन ना करो। तो वहां पर इनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे कार्यक्षेत्र में किसी ने कर दिया, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र ऐसा है कि हर जगह को रेडिकलाइज करना। कैंसिल होंगी? हाँ, बिल्कुल कैंसिल होंगी। मेडिकल कॉलेज बंद होना मंजूर है, लेकिन ये एडमिशन मंजूर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट डिजिटल न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान परविंदर सिंह आपके साथ। आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर लद्दाख स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। जो आज आप देख रहे हैं चर्चा का विषय बना हुआ है जम्मू कश्मीर में, आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक मसला, जो अभी हाल ही में जो एडमिशन्स हुई हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज की, उसी विषय में हम आज राजेश जी से कुछ तीखे और कुछ कड़वे सवाल पूछेंगे। राजेश जी, आप हमेशा बेबाकी से जवाब देने में जाने जाते हैं और आज का जो मेरा इंटरव्यू का आपके साथ जो विचार विमर्श होने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं कुछ तीखे और कुछ कड़वे सवाल आपसे करूंगा। तीखे कड़वे इसलिए कह रहा हूं कि समाज में एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ही एक ऐसी संस्था है जिसने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया और एक चिट्ठी जो है वो आपके नेशनल जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस से जो LG महोदय को लिखी गई, उसके बाद टाइम टू टाइम आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया श्राइन बोर्ड के साथ, उसी उपलक्ष्य में मेरे कुछ सवाल आपके साथ रहेंगे। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार और जय माता दी, और ब्लैक एंड वाइट के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, मेरा अभिनंदन। राजेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हुए दाखिलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद की आपत्तियां क्या हैं? देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, जो कि श्री माता वैष्णो देवी के तीर्थ क्षेत्र ककड़याल में ही स्थित है, और माता वैष्णो देवी के भक्तों के द्वारा दिए गए दान से ही वो स्थापित हुआ है और उसी से उसका संचालन होना है। एक मूल भावना भक्तों में है, दान किस लिए देते हैं? दान इसलिए देते हैं कि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, माता वैष्णो देवी की महिमा का प्रचार प्रसार हो और सनातन का जो जीवन दर्शन है वो लोगों के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्थापना हो।
अब उस जीवन दर्शन की स्थापना के लिए जो दान आया है, जो लोगों ने अपना अर्पण किया है, तो उस अर्पण को हिंदू समाज के ऊपर ही खर्च किया जाना चाहिए, उसी के उत्थान के लिए खर्च किया जाना चाहिए, चाहे किसी भी उपक्रम के माध्यम से खर्च हो। एक मेडिकल कॉलेज श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया तीर्थ क्षेत्र में, क्योंकि वो स्थापित हुआ, लोगों की भावना ऐसे थी कि वो माता वैष्णो देवी की परंपराओं और उसके मुताबिक उस सारे स्थान की, संस्थान की पवित्रता भी आगे उसी तरह से बरकरार रखी जाएगी और उसका महिमा मंडन भी होगा। एडमिशन्स जो हैं वहाँ पर जो पढ़ने वाले लोग हों, जो पढ़ाने वाले लोग हों, पहले तो पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब में माता वैष्णो देवी के प्रति आस्था की भावना होनी चाहिए, सनातन धर्म से संबंधित हों, और उसके बाद पढ़ने वाले बच्चे भी जो हैं उस भावना के साथ वहाँ आने चाहिए। जब ऐसा लगा कि उस संस्थान में जो कि माता वैष्णो देवी में आए हुए चढ़ावे से स्थापित हुआ है, एन मास इस्लामाइजेशन हुई है, मैं इसको एन मास इस्लामाइजेशन कहूँगा। ये 50 में से 43, 44 अगर मुस्लिम आते हैं तो उसको मैं नियर 100% मुस्लिम्स ही कहूँगा। मुझे आज ये भी पता लगा है कि जो 2-3 कोई बच्चियाँ थीं जो उस 5-6 बच्चों में थीं, उन बच्चियों ने भी शायद उनमें से किसी ने अपनी एडमिशन नहीं ली है या रद्द कराई है या रिट्रीट किया है, ऐसा भी मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं खबर है, लेकिन ऐसी बात मुझे सूचना मिली है, किसी ने बताया है। तो एक ऐसा लगा कि जैसे वो मान्यताओं के ऊपर आघात है, ऐसा लगा कि आस्था के ऊपर आघात है, इस करके समाज उस बात पे खड़ा हुआ है। आपत्तियों के बारे में बताया। हाँ जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान जी से संचालित स्थानों के प्रबंध में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारी को विश्व हिंदू परिषद किस तरह से देखता है? देखिए, 100% जिम्मेदारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ही है। श्रद्धालुओं का पैसा कैसे उपयोग में लाया जाए, उससे कौन से सेवा के समाज हित के कार्य किए जाएं, कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिसमें स्थानीय क्षेत्र का उत्थान हो, कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिससे स्थानीय समाज जो कि माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ा है उसका उत्थान हो, कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिसमें हिंदू धार्मिक परंपराओं का पुनर्उद्भव हो, कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिससे सनातन जो है अपने आप को जो पुनर्वैभव की तरफ इस वक्त अग्रसर है उस स्थिति पे पहुंचे कैसे, कौन से ऐसे कार्य किए जाएं जिसमें हिंदू धार्मिक शिक्षाएं, गुरुकुल, आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति के संस्थान, इस तरह के संस्थान खड़े किए जाएं जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार चलते हैं। ये सब की अपेक्षा जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से की जाती है और उसके लिए वो अपना खर्चा करने के लिए स्वतंत्र हैं। और जब वो खर्चा जो है वो एक पब्लिक डोमेन में आता है तो नेचुरली पब्लिक ऑडिट होना भी स्वाभाविक है। और इस केस में क्या हुआ है कि संस्थान तो बना, मेडिकल कॉलेज बनाने पे किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन मेडिकल कॉलेज बना करके और उसके बाद वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कायम करना कि वो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चले, इस तरह की व्यवस्था कायम करना कि वो समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो, उसमें कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड जो है वो पास नहीं हुआ है, लोगों की आस्था को चोट पहुंची। राजेश जी, इसी संदर्भ में मेरा एक और सवाल आपके साथ, जैसे कि आपने बताया कि लोगों की आस्था को चोट पहुंची है, जी हाँ, कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के अधिकारी और जो स्टेक होल्डर्स थे वो विफल हुए हैं इस बात में। क्या प्रवेश से पहले इस मेडिकल कॉलेज को अल्पसंख्यक स्थान घोषित नहीं किया जाना चाहिए था? क्योंकि हिंदू श्रद्धालुओं के दान से बना और इसमें हिंदू समुदाय को 50% सीटें मिल सकती थी। देखिए, मैं तो कहता हूं कि वहाँ 100% सीटें ही हिंदुओं के लिए होनी चाहिए। आपका स्टैंड 100% के लिए? हाँ, ये गुरुकुल जैसा होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सी इस्लामी संस्थाएं जो हैं वो मदरसे चलाती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ जम्मू में भी हैं, बठिंडी में मैंने देखा बहुत बड़ा मदरसा बना हुआ है, वहाँ सारे शिक्षक मुस्लिम है। कोई भी एक शिक्षक मुझे बताइए, नॉन मुस्लिम हो, कोई हिंदू है, सिख है, जैन है, क्या उस मदरसे में कोई ऐसा शिक्षक या प्रबंधक है? अगर एक भी हो तब भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि दूसरी जगह पर दूसरा हो सकता है। और उसी तरह से वहाँ पढ़ने वाले छात्र भी जो है
वहाँ मुझे तो लगता है कोई नॉन मुस्लिम अंदर प्रवेश भी नहीं करता, जिस तरह का वो माहौल है। अगर वहाँ पर इस तरह से है तो एक हिंदू धार्मिक संस्था द्वारा चलाया जा रहा ये इंस्टीट्यूशन, जो कि उसी तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में स्थित है, उसी पवित्र क्षेत्र में स्थित है, तो उसकी पवित्रता को इस तरह से भंग नहीं किया जाना चाहिए। ये श्राइन बोर्ड को जरूर सोचना चाहिए था। और उसके बाद जो भी उसके आगे जो मैनेजमेंट की टीम बनी है उस संस्थान को चलाने के लिए, जो लोग टेक्निकली उस सारी चीज़ को समझते हैं, जिनको उस विषय को लेकर के देश के कानूनों का पता है कि ये एडमिशन्स के प्रोसीजर्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, उनको उस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने से पहले उन सारी चीज़ों की जानकारी लेकर के एडमिशन के प्रोसीजर्स उसी वक्त पहले से उसको अलाइन करने चाहिए थे कि धार्मिक भावनाओं को चोट ना पहुंचे, आस्था को चोट ना पहुंचे। राजेश जी, जैसे आपने कहा कि ये जो संस्थान है ये एक बड़े एक धार्मिक स्थल के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ सनातन से रिलेटेड जो हिंदू धर्म के बच्चे हैं, गुरुकुल जैसी चीज़ें, वो सुविधाओं पे श्राइन बोर्ड को फोकस करना चाहिए। हाँ जी। और 100% जो भी एडमिशन्स हों, चाहे वो नर्सिंग की हो, चाहे वो डॉक्टर्स की हो, वो इस चीज को मद्देनजर रख के होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है कि श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस केवल हिंदू छात्रों को मेडिकल शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था या सभी समुदाय के छात्रों के लिए था? मैं इस पर क्लैरिटी चाहूंगा। देखिए, ऐसा इनिशियली जब इसको बनाया गया, ऐसा है, इस चीज़ का हमें मालूम नहीं है कि उन्होंने बनाया, जब कंसीव किया तो क्या सोचा, क्योंकि हम उस प्रोसीजर का हिस्सा कभी नहीं थे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, माता वैष्णो देवी के साथ जुड़ा हुआ संस्थान हो, माता वैष्णो देवी का पैसा खर्च हो रहा हो, तो उसको उसकी मूल भावना यही होनी चाहिए। मैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का एक प्रियम्बल जैसा बनाया हुआ है, वो मैंने सुना, आपका स्टेटमेंट हाँ, सुना मैंने वो पढ़ रहा था, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा। नहीं, उसमें मैंने लिखा देखा हुआ उसमें, है कि देखा उसमें। कैटेगोरिक कि इस्लाम को प्रोपेगेट यस, करने यस, के लिए यस। वो देखें, जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनकी तरफ से वो लिखा गया है, वो उसके ऊपर बड़ा सुंदर सा 8-10 पेज की एक परिकल्पना लिखी गई है। तो उसी तरह से माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में उसके द्वारा स्थापित संस्थान में भी वैसी ही भावना होनी चाहिए। मैं ये सीधी बात राजेश जी, मैं कहूँगा, अगर उस ये भावना के साथ ही उसको बनना चाहिए था। अगर मैं ये कहूँ कि जो आप कह रहे हैं हम उस पर सहमत हैं। जी हाँ। जो आपने कहा कि ये एक श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ एक संस्थान बना है, हाँ। तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो 100% जो है वो सनातन को ही दी जानी चाहिए। जी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कुछ लोग जो इसको जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर जो कश्मीर में हैं उनके लॉकर से AK-47 मिली या कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज में पाए गए हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ लोग जोड़ नहीं रहे हैं, वो सच्चाई है। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ सच्चाई है। वो सच्चाई है। अब देखिए, एक बात जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री से के बयान से एक बात सीधा तौर पर स्थापित हुई है। ठीक। उन्होंने क्या कहा है, उनको तो मुझे लगता है कि एक स्टेट्समैन जैसा रोल अदा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस्लामिक रेडिकल्स की वकालत करते हुए इस तरह की बात की है। ठीक। अगर वैष्णो देवी के इस मेडिकल कॉलेज से मुस्लिम छात्रों को एडमिशन नहीं मिलेगा या उनको टर्की भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे, फिर वो रेडिकल बन करके वापस आएंगे, तो इसका मतलब दैट इज सम ऑफिशियल सिस्टम विद इन दैट द गवर्नमेंट ऑफ JNK, जिसमें चीफ मिनिस्टर, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो ये कह रहा है कि बच्चों को हम टर्की और बांग्लादेश भेजेंगे, वहाँ से रेडिकलाइज होकर के वो आएंगे और फिर वो क्या करेंगे, उनके लॉकर्स में से 47 ही मिलेंगे, फिर वो क्या करेंगे, फरीदाबाद जैसे किसी हॉस्पिटल में अल्फला या क्या नाम है, जो कि फरीदाबाद जो कि इलीगल प्लेटफॉर्म्स, इलीगल फॉर्मेट में वो डेवलप हो गया, वहाँ से RDX या 40 टन के आसपास वो एक्सप्लोसिव मिलेंगे, फिर वो क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे, चाहे वो कोई डॉक्टर शाहीन हो, चाहे कोई आदिल हो, कोई उमर हो, अपनी कारों में विस्फोटक रख के लाल किले पे विस्फोट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उन्हीं रेडिकल्स को आप माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में भी घुसा करके उस जगह को रेडिकलाइज करना चाहते हो। इनकी मंशा क्या है?
ये ऐसा लग रहा है इनकी मंशा जो है ये अपने आप में क्लियर है कि हमने रेडिकलाइज करना है। अगर यहाँ रेडिकलाइज नहीं करने दोगे तो हम बांग्लादेश और टर्की जाकर के वहाँ से ट्रेन होकर आएंगे, फिर आपको तंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट अपने आप में जम्मू कश्मीर के वर्तमान चीफ मिनिस्टर का एक कन्फेशन स्टेटमेंट इसके तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सुरक्षा एजेंसियों को लेना चाहिए, कि जिसमें कि चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि भाई हम तो रेडिकलाइज करेंगे। एक बात राजेश जी और भी कई चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो शायद आपने सुना होगा, हाँ जी, उन्होंने कहा कि हम धर्म के आधार पे सीटों का वितरण नहीं कर सकते और धर्म के आधार पे हम सोशल स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स वो भी जो है वो लोगों को नहीं दे सकते। फिर क्या सोशल वेलफेयर की स्कीम्स जो है वो भी धर्म के आधार पे दी जाएंगी? मुझे बताइए, उस पे आपका क्या कहना है? मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, वहाँ ज़रा चेक करिए क्या धर्म के आधार पर वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क है कि नहीं है। आप मुसलमान होकर के जाइए छोटा लोन लेने के लिए, आपको 1-आधा% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज मुस्लिम। अब कानून में फ्लॉ कोई बना करके ये उनको मिनॉरिटी कह रहे हैं। राजेश जी ठीक, मेरी बात को आप समझे। और आप सिंह बंधु हैं, माइक्रो मिनॉरिटी हैं JNK में, ठीक है। आपके बच्चे ने अगर यहाँ से IAS की ट्रेनिंग के लिए जाना होगा तो उसके लिए सरकार की कोई स्कीम नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से मुस्लिम के बच्चे ने अगर IAS के लिए ट्रेनिंग लेनी है तो सरकार उसके खर्चे को स्पॉन्सर करती है। इस तरह की स्कीमें यहाँ पर है, वो धर्म के आधार पर ही है। तो उस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या स्टैंड है? ऐसी स्कीमों पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जहाँ तक इस तरह की स्कीमों का सवाल है, अब ये सवाल उठने लगे हैं। अब ये सवाल उठने लगे, हमने इनको एनालाइज करना शुरू किया है मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट के बाद। मैं आपको बताऊं, हमने एनालाइज करना शुरू किया है, ऐसा नहीं है ये वही था, अभी तो बंद हो गया। पिछले 10 साल पहले तक अगर आप यहाँ से दरबार साहब जाना चाहते हैं, आपको कोई बस किराए की सब्सिडी नहीं मिलती थी। मैं अयोध्या या हरिद्वार जाना चाहता हूँ, मुझे कोई सब्सिडी नहीं मिलती थी बस किराए। कोई जैन बंधु या बुद्ध जो है वो गया जी या किसी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते नहीं, लेकिन एयर इंडिया से अगर कोई मेरे मुस्लिम बंधु जो हैं हज के लिए जाना चाहते थे तो किराए में सब्सिडी थी। तो क्या वो धर्म के आधार पर नहीं थी? मुझे इसका जवाब तो दे। तो धर्म के आधार पर ये बेनिफिट लेते रहे तब इनको कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी की दूसरी की आस्था में आप इंट्रूजन कर रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि भाई बाकी जो मर्जी करो, मेरी आस्था में इन्वेजन ना करो, तो वहां पर इनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारे कार्यक्षेत्र में किसी ने कर दिया, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र ऐसा है कि हर जगह को रेडिकलाइज करना चाहते हैं। मैं आपकी बात को यहां रोकूंगा राजेश जी। एक सवाल मेरा इसी के साथ जुड़ता हुआ आपसे आएगा कि मैं ये मान के चलूं कि आज विश्व हिंदू परिषद ने अपनी कमर कस ली है। ये छोटे छोटे लिक्यूनास जहां जहां रहे हैं उसको आप उन गैप्स को चेक करेंगे। उसी के संदर्भ में आपने संघर्ष समिति हिंदू समाज की मांगों को पूरा करने के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया है, और उसी के साथ आज का जो तनाव पैदा हुआ है उसके खिलाफ संघर्ष समिति आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई करने वाली है, उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा। और मेरा जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल आपसे रहेगा राजेश जी, कि जिन लोगों की वजह से ये चूक हुई है, क्योंकि मैं अगर बात करूं, ये जो पत्र आपने लिखे हैं, जो ईमेल्स मेरे सामने हैं, इसमें आपने ईमेल लिखी है डॉक्टर यशपाल शर्मा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में। आपने उनको पूरा एक, मैंने देखा है कि पूरा विवरण दिया है कि डेमोग्राफी चेंज से लेके स्टूडेंट्स की एडमिशंस को लेके, सनातन को लेके, और हमारी जो कल्चरल भावनाएं हैं, पूजा पाठ को लेके, और जो वैष्णो देवी सनातन के जो रिचुअल्स हैं उसको लेके आपने पूरा इसमें विवरण किया अपनी ईमेल आईडी में। तो उन्होंने आपको जवाब लिखा है, अगर मैं वो जवाब आपको बताऊं, उन्होंने ये रिचुअल्स उन सारी चीजों को छोटी सी लाइन में कंक्लूड किया, लेकिन बाकी चीजों में आपको एक रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये मैटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उठाया है। उसके बाद हमने MCC को भी लिखा, हमने नीट को भी लिखा। उसके बाद हमने उनको बोला कि आप ये जो सारा है ये ऑल इंडिया कोटे में रख दीजिए सीटें, सो दैट सारी जो माइनॉरिटी को मिल जाए, हम उसको कुछ ऐसे तरीके से कर लें। लेकिन वहां से जवाब आता है कि ये नहीं हो सकता। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने ये सीटें जो है वो बोपी को दे दी,
और बोपी ने जब इंटरव्यू किए, जो सिलेक्शंस हुई वो ऑन मेरिट हुई और 50 में से 44 बच्चे जो है मुस्लिम समुदाय के यहाँ आ गए। अब लास्ट में वो आपको एक लाइन लिखते हैं कि हमने एक अंडरटेकिंग ली है, अंडरटेकिंग ली है पेरेंट्स से भी और अंडरटेकिंग ली है बच्चों से भी, कि वो कोई ऐसी मांस मछली या कोई ऐसी चीज कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर नहीं करेंगे। उसके बाद वो कोई भवन में जाते हुए कोई यात्रु को बीमार हो जाता है, उसकी सेवा करेंगे, सुबह की जो आरती होगी उसमें भी पार्ट लेंगे। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि एक मुस्लिम समुदाय का आदमी अगर वहां पढ़ेगा? देखिए सर, धर्म का अपना अपना सेंसिटी है। मेरा सिख धर्म है, मैं अपने गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूं। आप सनातन धर्म से हैं, आप गीता को मानते हैं। ऐसे ही इस्लाम जो है वो कुरान को मानता है। तो हमने इस चीज़ पे जाना ही नहीं, और ना ही मैं इस चीज़ पे कोई डिबेट करना चाहूँगा कि हम धर्म को बांटने की बात करते हैं। और राजेश जी, मैंने हमेशा आपको देखा, आप सांझी वार्ता की बात करते हैं। अभी रिसेंटली गुरु तेग बहादुर साहब का जो शहीदी पुरब था, मैंने देखा आपने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। और ऐसा नहीं, आपने हर एक समाज के हर एक व्यक्ति ने इसमें हिस्सा लिया, और नगर कीर्तन जो है कश्मीर से लेके अनंतपुर साहब तक गया। बड़ा पॉजिटिव रोल रहा लोगों का। मैं ये चाहता हूं कि कुछ ऐसा स्टेप लिया जाए राजेश जी, जो आपने संघर्ष समिति बनाई है, कि उसमें हमारा सोशल फैब्रिक भी खराब ना हो, कम्युनल हार्मनी भी बनी रहे, और जो लोग, मेरा प्लीज आप क्वेश्चन देख लेंगे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसमें एलजी साहब बैठे हैं, क्योंकि बोर्ड के चेयरमैन वो हैं। 1986 में जगमोहन जी ने बोर्ड बनाया, बारीदारों ने बड़ा अपोज किया, सबने अपोज किया, लेकिन विश्व भर में लोगों ने प्रशंसा की बोर्ड बनने के बाद। क्यों? कि ये ऐसी आस्था का केंद्र है जिसमें पूरे विश्व से जो श्रद्धालु हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके रख रखाव, उनकी यात्रा, उनकी हर चीज की जो संभाल है वो यात्रा में आज की डेट में बोर्ड कर रहा है। तो आज ऐसा क्या हो गया कि संघर्ष समिति कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं, और आपको भी देख रहा हूं, आप चीफ मिनिस्टर की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने यह बोला। भारतीय जनता पार्टी के जो 28 एमएलए हैं, उनकी चुप्पी के ऊपर भी आपको सवाल करना चाहिए, मेरा यह मानना है। लोगों का यह सवाल है, ये मैं क्वेश्चन अपने बना के नहीं लाया राजेश जी, ये लोगों के सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको आप इन सारी चीजों पे थोड़ा सा मुझे रोशनी प्लीज डालिए आप। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि संघर्ष समिति जो है केवल मात्र विश्व हिंदू परिषद ने नहीं बनाई है। बिल्कुल, उसमें 60 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 60 से ज्यादा तंजीमें गीता भवन में इकट्ठी हुई। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद को इस विषय को लेकर के चिंता हुई, और विश्व हिंदू परिषद ने अपनी चिंता केंद्रीय स्तर पर भी और जम्मू कश्मीर के स्तर पर भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज के आगे एक्सप्रेस की। समाज के पास भी हम गए, बजरंग दल ने समाज में प्रोटेस्ट किए, हर जिले में प्रोटेस्ट हुए। उसी तरह बाकी भी जो प्रोमिनेंट संस्थाएं हैं जम्मू कश्मीर की, उनको भी इस विषय को लेकर के चिंता हुई। कटरा में भी प्रोटेस्ट हुए, यहाँ भी हुए। और उस प्रोटेस्ट के दौरान जब बहुत सारी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं यहाँ जम्मू में गीता भवन में इकट्ठा हुई, तो ऐसा लगा कि एक साझा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि ये जो एजिटेशन है ये एक डिफाइंड डायरेक्शन में लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाए। ठीक है, और उसके लिए ये श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नाम से एक प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में समझ लो वो कंसीव हुआ और उसकी रचना हो गई वहाँ पर। अब हम सब ने जब मिलकर के ये तय किया कि संघर्ष समिति को कर्नल सुखबीर लीड करेंगे, और उसके बाद संघर्ष समिति की एक टोली भी बना दी गई है, 20-22 मेंबरों की कोर कमेटी, और बाकी सब लोग हम उसमें हैं, कि जिस ढंग से संघर्ष समिति जो है इस एजिटेशन को लेकर के जाएगी आगे, हम सब उसका हिस्सा रहेंगे, ताकि एक डिसिप्लिन्ड अनुशासित लड़ाई इस सारे काम को ठीक करने के लिए लड़ी जाए। तो अभी संघर्ष समिति ने अलग अलग टीमें भी बना दी हैं, एक तो जिला टोलियां भी बना दी हैं, और यहाँ पर एक जो कानूनी पहलू हैं इसके, उसको देखने के लिए भी टीम्स बनाई हैं, चुकी हुई हैं। हाँ, क्या उन लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाएगा राजेश जी? मेरी बात सुन लेना। और इसी तरह सामाजिक पहलुओं को देखने के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाए, तो वो टीम्स जो है अपना एक काम कर रही हैं। उसके मुताबिक आज उन्होंने रघुनाथ मंदिर में माथा टेक करके, मैं भी वहाँ पे था, और अपना जो निश्चय है कि इस बुराई को हमने ख़त्म करना ही है, वो निश्चय जो है भगवान राम का आशीर्वाद लेकर के उस निश्चय के लिए वो निकल पड़े हैं।
सरकार को उसका आगाज आज आपने किया। आज कर दिया। सरकार को संघर्ष समिति ने इस वक्त तक फॉर्मली एक ज्ञापन भी सौंप दिया है, वो प्रेस में भी चला जाएगा और आपके माध्यम से लोगों को भी पता लग जाएगा। और अगली रूपरेखा संघर्ष समिति समाज को अब बताती रहेगी। संघर्ष समिति के साथ लोगों के जुड़ने की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस करके संघर्ष समिति के हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे जैसे, और बहुत सारे लोग हैं, और हम उसके अनुशासित कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे जब तक कि ये लड़ाई अपना लॉजिकल कंक्लूजन अचीव नहीं कर लेती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोगरा जब भी खड़ा हुआ है, डोगरा लड़ाई को कंक्लूड करके ही निकला है। भारत के इतिहास में आज तक अगर तिब्बत तक किसी ने राज किया तो डोगरे ने ही किया है। नहीं, आप रजेश जी, मैं ये मान के चलो, जब आपने कहा कि हमने राज किया और हम जीत के आए हैं, मैं ये मान के चलो कि 50 जो एडमिशन हैं कैंसिल होंगे। हाँ बिल्कुल कैंसिल होंगी। मेडिकल कॉलेज बंद होना मंजूर है, लेकिन ये एडमिशन मंजूर नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि श्राइन बोर्ड और जो लोग श्राइन बोर्ड को चलाते हैं वो इसके लिए जिम्मेवार है। मैं आपके साथ सहमत हूं। देखिए होता क्या है, 1986 से 87 में श्राइन बोर्ड बना, फिर एक्ट भी बना। एक्ट के मुताबिक श्राइन बोर्ड चलता रहा। आपने जैसे कहा कि कटरा का स्थानीय समाज का एक हिस्सा, कुछ बारीदार लोग उस बात से नाराज भी थे, और लेकिन फिर भी लार्जर कंटेक्स्ट में लोगों ने उसको सपोर्ट किया। उसके बाद यात्रा बढ़ी भी। कुछ सालों से यात्रा में स्टेगनेंसी भी आ गई है। मुझे ऐसे लगता है कि श्राइन बोर्ड ने बड़ा काम किया, लेकिन आज शायद कुछ ऐसा लग रहा है कि उसकी पॉलिसीज में या जो वो काम कर रहे हैं उसमें पब्लिक के साथ थोड़ा संवाद बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और आगे का जो फ्यूचर एजेंडा है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, ताकि सारा काम समाज की भावनाओं के अनुरूप हो। व्यवस्था जो है उसको समाज की भावनाओं के अनुरूप होना चाहिए। हम ऐसा नर्सिंग कॉलेज श्राइन बोर्ड के पैसे से चलाने के लिए नहीं कह सकते जिसमें एक क्रिश्चियन प्रिंसिपल हो और स्टूडेंट्स भी जो हैं उनकी रेशो हिंदुओं से ज्यादा हो जाए। हम श्राइन बोर्ड को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपने हॉस्पिटल भी चलाना है तो चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाइए, क्या जरूरत है कमर्शियल हॉस्पिटल चलाने की। सक्षम है, सनातन इतना सक्षम है कि वो मुफ्त इलाज की सेवाएं दे सकते हैं। आप छोड़ दीजिए, क्यों कमर्शियल के चक्कर में पड़ते हो। कम से कम हम ये कहें कि ये जो तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले हिंदू लोग हैं उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, वहां सनातन का प्रचार प्रसार कैसे हो, उस दिशा में अपनी जो क्षमता है इकोनॉमिक भी बोर्ड की और जो दूसरी इंटेलेक्चुअल क्षमता है उसको उस दिशा में खर्च करें। ऐसी दिशा में क्यों खर्च करते हैं जिससे कि बाद में समाज की भावनाएं आहत हो और इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। ये भी मैं मतलब बाकी से आपने ये बात बोली कि कॉलेज बंद करना मंजूर है, ये एडमिशंस कैंसिल होंगी, बिल्कुल वैसे ही मैं आपसे एक स्पष्ट सा जवाब चाहूंगा कि जो लोग जिम्मेवार हैं, श्राइन बोर्ड के ऑफिसर्स जो बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, देखिए ये सनातन का पैसा है, ये डिवोशन का पैसा है, चढ़ावे का पैसा है। श्राइन बोर्ड उनको तनख्वाह दे रहा है वहां, और वो गाड़ियों पे जा रहे हैं, लग्जरीज एंजॉय कर रहे हैं। क्या उनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा? क्या आने वाले दिनों में संघर्ष समिति और विश्व हिंदू परिषद, जैसे आपने बोला कि सरकार में भी कुछ बहुत सारी जो आप कह लीजिए त्रुटियां हैं स्कीमों को लेके, उस पर भी आप काम करेंगे आने वाले दिनों में? मैं नहीं कह रहा हूं कल ही होगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपसे पूछी, जैसे आपने जिम्मेदारी से एक बात बोली कि कॉलेज बंद होना मंजूर है, परविंदर जी कुछ भी हो जाए ये सीटें वैसे नहीं चलेंगी। इस बात पे मुझे आप क्लैरिटी दीजिए कि उन लोगों पे क्या एक्शन करेगी संघर्ष समिति आने वाले टाइम। कहता हूं सभी, मुझे भी लोग कहते हैं कि आपके गले में फिल्टर नहीं है, और वाकई में उसमें नहीं होना चाहिए, लगता नहीं। मेरी बात सुनिए, जिस ढंग से मुझे ये इंस्टीट्यूट से भी जो रिप्लाई आया और उसके बाद ये जो लोग वहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं मेडिकल कॉलेज को चलाने वाले, उनके माध्यम से पता लगा, और अब सारी चीज़ें सार्वजनिक हो चुकी हैं कि पहली बात, इस मेडिकल कॉलेज ने केंद्र सरकार से कोई आग्रह किया कि वो केंद्रीय कोई जो कोटा है उसमें से आप एडमिशन करिए। इसका मतलब ये है कि इनको आशंका थी कि इस तरह की एन मास जो है मुस्लिम एडमिशंस हो जाएंगे और उससे बवाल होगा। बिल्कुल, पहली बात मैं बात करता हूं। दूसरी बात, और इस चीज को ये एंडोर्स करती जब बोपी को ये ट्रांसफर मेरी बात सुन लीजिए, इसमें इन्होंने किया। दूसरी बात, अब मेरी बात बोलिए, पहली बात तो यह है कि इसका मतलब इनको आशंका थी, इस करके इन्होंने उस एडमिशन प्रोसेस के लिए केंद्र सरकार को आग्रह किया। इसका मतलब इनको आशंका थी। दूसरी बात,
अगली में मैं बात करूंगा, मैं पॉइंट वाइज आपको इसको डिजिटाइज कर। दूसरी बात, इस कॉलेज के लिए उनका कहना है कि जो नेसेसरी अप्रूवल्स थे फॉर एडमिशंस एंड फॉर काउंसलिंग, वो तब आए जब बोपी की 2 बार काउंसलिंग हो चुकी थी। 3rd राउंड चल रहा था। 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हो चुकी थी। yes. इसका मतलब ये है कि जब 2 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग हो चुकी है, तब तक ये इंस्टीट्यूट कहीं फिगर नहीं कर रहा है इन द आईज ऑफ एस्पायरेंट्स ऑफ एडमिशन। बिल्कुल, वो एस्पायरेंट्स जो हैं सभी बिरादरियों से हो सकते हैं, बिल्कुल पैन इंडिया हो सकते हैं, पैन इंडिया हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो फिगर नहीं कर रहा था। अब उससे अगली बात, 3rd राउंड जब काउंसलिंग का होता है, ये 3rd राउंड जो है ये ऐसा नहीं होता महीने के अंतराल पे होता है, ये 2-2 3-3 दिन के अंतराल पे होता जाता है। तो जिस दिन ये होता है, अचानक से इस तरह के कैंडिडेट्स उस बल्क में आ जाते हैं जिसमें के 90% मुस्लिम्स होते हैं। ये किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। मैं दोबारा से कहता हूं, कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है। और कौन लोग इन्वॉल्व हैं? ये कौन लोग? कॉलेज की मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, मेरी बात सुनिए, और बोपी के लोग इन्वॉल्व होंगे। अब क्या होता है, अभी किसी राजनेता ने बयान दिया कि ऐसा है कि ये जम्मू कश्मीर में ऐसा ट्रेंड है कि कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं उसमें बच्चों में डॉक्टर बनने की चाह बढ़ी है, और जम्मू के जो रेजिडेंट्स हैं उसमें इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा झुकाव है, ऐसा किसी का बयान आया। अब मैंने वो थोड़ा सा उसको एनालाइज करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने जब एनालाइज किया कि कश्मीर से स्पेशली मुस्लिम बच्चे, वाकई चीफ मिनिस्टर ने ठीक कहा कि अब रेडिकल होके आते हैं या डॉक्टर बन के आते हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर का कन्फेशन स्टेटमेंट है, वो मेरा नहीं है। लेकिन पब्लिक आई में, फॉर द पब्लिक परसेप्शन, वो डॉक्टर बनने जाते हैं, आते रेडिकलाइज होके हैं। चीफ मिनिस्टर का कहना है, मेरा नहीं है, और सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच करें। कश्मीर के बच्चे इवन पहले जो पकड़ में आया, हुर्रियत वाले तो पाकिस्तान में भी भेजते थे डॉक्टरी करने के लिए। अब पाकिस्तान हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है क्या? बहुत सारे यहाँ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से MBBS करके आए हैं। पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, कहाँ जाकर के बाहर डॉक्टर बनने जाते हैं। कश्मीर में एजेंट्स का बड़ा एक नेटवर्क है जो इन बच्चों को बाहर एडमिशन्स करवाता है MBBS के लिए। मेरा ऐसा एजम्पशन है, आप जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट का काम है बात को रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म से कुरेद करके बाहर निकालना। मैं आपके लिए ला रहा हूं, जब 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और 2 राउंड की काउंसलिंग में ये इंस्टीट्यूट कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इट वॉज नॉन एग्जिस्टेंट टिल द काउंसलिंग ऑफ 2 राउंड्स। आपका कहने का मतलब मेरी बात एडजस्ट करने के लिए, और 3rd राउंड की काउंसलिंग अनाउंस होती है और सडनली इतने सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वो कैंडिडेट्स की फटाफट से एडमिशन आ जाती है। तो ये जो है किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करता है, जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का स्टाफ और बोपी के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व, कॉलेज का जो भी करता हरता, बिल्कुल, और जो भी लोग हैं, तो ये दिस इज ए सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या रिस्पॉन्सिबल एजेंसी या मेडिकल कॉलेज, हमें नहीं पता, हम उस कॉरेस्पॉन्डेंस के प्रिवी नहीं है, अगर उसने केंद्र सरकार को ऐसा लिखा कि या आग्रह किया कि इसकी जो काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस जो है किसी सेंट्रल पूल से होना चाहिए, जिससे मेल पे कंफर्म किया, कंफर्म किया ना जी, ठीक है, और केंद्र सरकार ने उसको मना कर दिया। बिल्कुल, भारत में ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई चीज मना हो जाती है तो उसकी अपील नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और ऐसे समय पे जब 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है, व्हाट वाज द, ऐसी कौन सी इमीडिएट नेसेसिटी थी कि ये एडमिशन 3rd राउंड की काउंसलिंग में जरूरी करनी है? आज ही परमिशन आई है भाई, उसको अगले साल के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता। प्रॉब्लम थी, तभी आप केंद्र सरकार के पास गए, और वो प्रॉब्लम केंद्र सरकार से पहली गो में हल नहीं हुई, उसको रिप्रेजेंट किया जाता, उसके बारे में चर्चा की जाती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ है वो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों का इलाज होता वहां पे। जरूरी क्या है कि हमने
इस सेशन में क्लास लगानी ही है और 50 बच्चे मुसलमान ला करके उस जगह को धार्मिक रूप से पोल्यूट करना ही है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपने सवाल बड़े थे, आपका ये कहना था कि इस चिट्ठी में वो कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि हम आस्था का ख्याल रख रहे हैं, कोई अंडरटेकिंग ले रहे हैं। देखिए परविंदर जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आस्था मन में होती है। बिल्कुल, आस्था मन में होती है और कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला, ठीक है, अब मैं उसकी और तरीके से व्याख्या नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि ये जम्मू कश्मीर ऐसी जो प्रांत है जिसने 89-90 में मास एक्सोडस ऑफ हिंदूज देखा है मुस्लिम बहुल इलाकों से, जिसने छठी सिंह पूरा देखा है, जिसमें सिखों को एक लाइन में खड़ा करके कि क्यों ये सिख विलेज है, 30-40 लोगों को इनको मार दो, जिसने 22 सरन देखा है, क्या नाम है आपका, हिंदू कौन कौन से हैं, इनको साइड पे करो, इनको गोली मार दो। नहीं राजेश जी, एक चीज आप ये भी मानेंगे ना कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। भाई कैसे धर्म नहीं होता टेररिस्ट का, मुझे बताइए। आप फिर ये कह रहे हैं कि जो जम्मू में जो मुस्लिम हैं वो प्रो इंडियंस नहीं है। बिल्कुल है, मैं यही बात, इसी जो कश्मीर में जो मुस्लिम्स हैं वो प्रो इंडियंस नहीं है। कुछ सेट ऑफ लोग हैं जो मैं बताता हूं इस धर्म के खिलाफ चल के वो टेररिज्म को अपना के। मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये जो टेररिज्म हुआ जम्मू कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली जो रूलिंग पार्टी ज्यादा समय रही उसके द्वारा मुझे ऐसे लगता है पैटर्नाइज्ड टेररिज्म है। वो वजह क्या है? मेंबर पार्लियामेंट ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी पहलगाम इंसिडेंट से अभी तो रिसेंटली बात है, पहले वो खुद ही कहते हैं, वो लिखा उन्होंने, बोला कि भाई ये हिंदू टूरिस्ट गुजरात से आकर के शराब पीते हैं, कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई अगर आप उनको नहीं चाहते तो आप वहां पर बॉम्बे में जाकर के, केरल में जाकर के जो शाल साड़ियां और वो पश्मीने बेच रहे हो, आप वहां पे कल्चरल इन्वेजन नहीं कर रहे हो क्या? नहीं राजेश जी, मुझे बताइए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट इस टेरर माइंडसेट को, इस रेडिकल माइंडसेट को पैटर्नाइज करके प्रमोट करती है और इस करके वो उनकी वकालत में बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं। नहीं, उसका परिणाम स्वरूप आपने देखा, जेलें भरी पड़ी हैं, यूएपीए लग रहे हैं, प्रॉपर्टीज अटैच हो रही हैं, पीएसएस लग रहे हैं। ये वही लोग हैं ना, ये जो रेडिकलाइजेशन में पार्ट ऑफ। और मैं देखिए राजेश जी, ये ना एक मतलब ये एक बड़ा लंबा विषय है। इस विषय पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं दोबारा आपको उसी संदर्भ में लाऊंगा। मेरे 2 सवाल लास्ट रह गए आपसे। बताइए। इस मामले में उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से विश्व हिंदू परिषद किस तरह की कार्रवाई का समाधान की उम्मीद करता है? इमीडिएटली इस बैच को सस्पेंड किया जाए, इसको निरस्त किया जाए। उपराज्यपाल से हम सीधा ये बात कहना चाहते हैं, हमने कहा भी है। मैंने देखा आपने गृह मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। हाँ लिखी, मैंने अकेले ने नहीं लिखी है जी, ये वो संस्थाओं ने लिखी है। अब समाज ने इतनी चिट्ठियां लिखी होंगी, अपना जो है दुख, अपना जो जिसको कहते हैं रोष, उससे केंद्र सरकार को भी अवगत वो आज देखने को मिल गया जी। जो आज आपने रोष जो अभी प्रदर्शन किया है, जो संघर्ष समिति के बैनर के नीचे जो सारी संस्थाओं ने मिलकर एक रोष प्रदर्शन निकाला और एक ब्लूप्रिंट जो जैसे आपने तैयार किया आने वाले दिनों में जम्मू के लोगों को। देखिए, मेरा इंटरव्यू करने का एक मकसद था कि सारी चीजें जो है राजेश जी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी हैं और उसके बाद आप एक पद पे बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद के स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपकी कही हुई बात जो है वो एक क्लैरिटी देगी समाज में। मेरा लास्ट सवाल आपसे राजेश जी ये रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप बड़ी क्लैरिटी में देंगे सो दैट जम्मू के लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि आने वाले दिनों में होने वाला क्या है जी। यदि ये मामला हल ना हुआ, क्या 2008 कि अमरनाथ भूमि विवाद जैसी स्थिति बनने की आकांक्षा विश्व हिंदू परिषद देखती है? मैं इसका एक लाइन में ही जवाब दूंगा। ये मामला 100% हल होगा, चाहे उसके लिए हमें 2008 के श्री अमरनाथ जी भूमि आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। तो मैं ये मान के चलूं कि आने वाले दिनों में अगर ये 50 सीटें रद्द ना की गई, इस पे एक्शन नहीं हुआ जी, तो विश्व हिंदू परिषद और संघर्ष समिति मिलके 2008 से बड़ा आंदोलन कर सकते हैं।
संघर्ष समिति के बैनर के तले विश्व हिंदू परिषद उसका अंग संग बन करके, बाकी संस्थाएं भी उसका अंग संग बन करके इस मामले को लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर के जाएंगे। समाज की अपेक्षाओं के, समाज की आशाओं के अनुरूप इसका निस्तारण होगा, चाहे 2008 से भी बड़ा आंदोलन ना खड़ा करना पड़े। इसका कोई टाइम फ्रेम रहेगा राजेश जी? देखिए, समाज में हम आ गए हैं, समाज में हम आ गए हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अभी वो पुराना, अब अमृत काल में है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा नहीं है कि राम जन्मभूमि का आंदोलन 500 साल लड़ना पड़ा था। बिल्कुल, ये सब शीघ्र इसका, जिसको कहते हैं कि निवारण होना चाहिए, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। देखिए, आज बड़ी बेबाकी से हमारे तीखे और कड़वे सवालों का जवाब आपने राजेश जी से सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हमने जितने भी माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो देश विदेश में बैठे हैं, उनको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आने वाले टाइम में संघर्ष समिति के बैनर के नीचे ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और राजेश जी का ये कहना है कि दूसरा कोई सवाल ही नहीं उठता, चाहे उग्र रूप लेना पड़े, लेकिन ये कंप्रोमाइज नहीं होगा और एडमिशन कैंसिल होंगी। और जो लोग दोषी पाए गए हैं श्राइन बोर्ड के, जिनकी वजह से सोशल फैब्रिक खराब हुआ है, उनके ऊपर भी जो बनती कार्रवाई है आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद। दीजिए इजाजत मुझे और मेरे दोस्त सनी सिंह को।